हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि मैं पिछली कहानी का तीसरा भाग आप सभी के लिए नहीं ला सकी। एक्चुअली जो राइटर हैं उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी की डेथ हुई है शायद, तो जिस वजह से वो अभी स्टोरी कंप्लीट करके नहीं दे पा रहे। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। फ़िलहाल के लिए ये जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, आप इसे सुनिए और इन्जॉय कीजिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, बगीचे की खूनी चुड़ैल। हमारे माँ बाप हमेशा हमारी भलाई ही चाहते हैं और उनकी बात ना मानकर हम कितनी बड़ी गलती करते हैं और कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, वो आरती से बेहतर कौन बता सकता है, जिसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और उसकी जान पर बनाई। आरती ने अपने माँ बाप की किस बात को अनसुना कर दिया था जिस कारण उसकी जान पर बनाई थी, और उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए इस कहानी को पूरा सुनिए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये कहानी आज से लगभग 10 साल पहले कंचनपुर गांव की है। उस रात आरती अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी और उसके पास उसकी माँ और दादी दोनों बैठी हुई थी। तभी किसी काम से वो दोनों कमरे से बाहर चली जाती हैं, जिसके कुछ देर बाद ही आरती ज़ोर की चीख के साथ जाग जाती है और चिल्लाने लगती है, माँ मुझे बचाओ, माँ दादी मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगी, मुझे अपने साथ ले जाएगी। आरती की चीख सुनकर उसकी माँ भागती हुई कमरे में आती है और देखती है कि आरती पागलों जैसे चिल्ला रही है और बिस्तर के नीचे पड़ी कमरे से बाहर निकलने के लिए घिसट रही है। जैसे ही उसकी माँ उसके पास पहुँचती है, वो उसे लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, माँ वो मेरा पीछा कब छोड़ेगी, मुझे चारों तरफ वही दिखाई देती है, सोती हूँ तो वही दिखाई देती है। माँ मुझे उससे बचा लो, नहीं तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। आरती की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ पूरी तरह बिखर जाती है और उसे सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, क्या करूँ मेरी बच्ची, बहुत कोशिश कर ली लेकिन अब तक कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई उसे तुझसे दूर करने का। तेरे पापा ने एक से बढ़कर एक तांत्रिक से तुझे झड़वाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझे आगे पढ़ने के लिए कह दिया था। अगर मना कर देती तो आज तेरी जान बची होती और तेरे साथ ये सब ना होता। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। आरती की ऐसी हालत तब से हुई थी जब से उसने घर लौटने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में गांव के उस बगीचे का रास्ता चुना था, जहां जाने से गांव के बड़े बुजुर्गों सहित बच्चे भी हमेशा कतराते थे और दूसरों को भी जाने से रोकते थे, क्योंकि वहां एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद गांव का वो बगीचा बदनाम हो गया था और वहां उसके गांव के लोगों के साथ साथ उसके आसपास के बहुत से गांव के लोगों ने जाना बंद कर दिया था। आरती को उस बगीचे में क्यों जाना पड़ा और उस बगीचे में ऐसा क्या था जिस कारण वहाँ कोई भी नहीं जाता था, वो जानने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे उस दिन में चलना होगा जिस दिन कक्षा 10वीं का रिज़ल्ट आया था। उस दिन आरती और उसके घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि उसने कक्षा 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। लेकिन वो उस दिन थोड़ा परेशान भी थी क्योंकि उसके गांव में केवल 10वीं तक ही स्कूल था और 10वीं से आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे पड़ोस के गांव के स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता, जो कि उसके गांव से 8 किलोमीटर दूर था। आरती की परेशानी का कारण उसके घर से 8 किलोमीटर दूर स्कूल नहीं था, बल्कि उसके मम्मी पापा थे, जो शायद इस दूरी के कारण उसकी पढ़ाई रोक सकते थे, क्योंकि उस स्कूल तक पहुंचने का साधन या तो बस थी या फिर साइकिल। दोनों ही तरीक़ों में आरती को अकेले घर से जाना पड़ता, जो उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते। आरती कंचनपुर नाम के छोटे से गांव में अपने पिता बसंतलाल, माँ विमला और दादी शांतिबाई के साथ रहती थी।
वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लाडली भी थी। आरती को जिस बात का डर था हुआ भी वैसा ही। बसंत और बिमला ने उसे आगे पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो अकेली स्कूल जाए। अपने मम्मी पापा के फैसले से निराश आरती ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और रात में अकेले ही छत पर सोने पहुंच गई। नहीं तो वो अक्सर अपनी दादी के साथ ही सोया करती थी। बिस्तर में लेटी हुई आरती अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे हवा का ज़ोरदार झोंका उसके पास से गुजरा हो, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा डर गई और डर कर अपनी दादी के कमरे में जाकर उनके पास सो गई। अगली सुबह आरती की नींद लगभग 8 बजे खुली, लेकिन उसकी दादी सो रही थी। ये बात आरती को थोड़ी अजीब लगी क्योंकि उसकी दादी हमेशा सूरज निकलने से पहले ही लगभग 5 बजे उठकर पूजा पाठ करने लगती थी, लेकिन उस दिन उनकी नींद नहीं खुली थी। आरती ने 2-3 बार उन्हें जगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं उठी। तब उसने जाकर अपने पापा बसंत को अपनी दादी के बारे में बताया और उन्होंने भी आकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठी तो बसंत लाल ने उनके दिल की धड़कन और नाड़ी की जांच की तो वो दोनों ही बंद है। वो समझ गया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो माँ माँ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी विमला भी वहाँ आ गई और बसंत लाल के रोने का कारण जानकर वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी भी घर आने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद शांतिबाई अचानक उठकर बैठ जाती हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। अपने बेटे, बहू और पोती के साथ साथ अपने पड़ोसियों को रोता देख शांतिबाई को आश्चर्य होता है कि आखिर ये सब रो क्यों रहे हैं। क्या हुआ, कोई मर गया है क्या जो तुम रो रहे हो? शांतिबाई के सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था, इसीलिए बसंत कहता है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? तुम सबको लगा कि मैं मर गई? अरे मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, अभी तो मुझे अपनी पोती की शादी करनी है। शांतिबाई ने बसंत की बात काटते हुए कहा और उसकी बात सुनकर सभी पड़ोसी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद आरती अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी। तभी उसे ठीक वैसे ही हवा का झोंका महसूस हुआ जैसा उसने पहले महसूस किया था और वो अपनी दादी से लिपट जाती है। तभी उसकी फ्रेंड सीनू उसके घर आती है और उसे बताती है कि उसके मम्मी पापा ने उसका एडमिशन करवा दिया है। अब तू भी अपना एडमिशन करवा ले, फिर हम दोनों साथ स्कूल आया जाया करेंगे। सीनू की बात सुनकर आरती अपनी दादी से अपनी माँ को समझाने को कहती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ उसकी बात नहीं मानेगी। अपनी पोती के कहने पर शांतिबाई अपनी बहू विमला को आरती को स्कूल भेजने के लिए मना लेती है। उसके बाद वसंत लाल आरती का भी एडमिशन करवा देता है और आरती और सीनू दोनों साइकिल से स्कूल आने जाने लगते हैं। लेकिन बसंत ने उन दोनों को साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गांव के उस बगीचे के रास्ते से कभी नहीं आएंगे जाएंगी। जब आरती ने पूछा कि बगीचे में ऐसा क्या है तो बसंत ने उसे बताया कि वहाँ एक चुड़ैल है। ये सुनकर आरती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बसंत से कहती है, क्या पापा, आज के टाइम में भी आप भूत प्रेत और चुड़ैलों पर विश्वास करते हैं, जबकि साइंस तो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइंस वाइंस मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने जो कहा है तुम वैसा ही करना, नहीं तो मैं तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूँगा, बसंत ने कड़क आवाज़ में कहा। आरती स्कूल जाकर बहुत खुश थी। वो अपनी फ्रेंड सीनू से कई बार उस बगीचे के रास्ते से चलने को कहती क्योंकि वो बगीचा आम और जामुन का था और उन दिनों दोनों के ही पकने का टाइम था। लेकिन सीनू उसे मना कर देती क्योंकि उसे बसंत की बात पर विश्वास था और उसके मम्मी पापा ने भी उसे बगीचे से आने जाने से मना किया था। एक दिन तबीयत खराब हो जाने के कारण सीनू स्कूल नहीं जा पाती। आरती को अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है। उस दिन आरती को बगीचे के रास्ते जाने का मौका मिल जाता है और वो स्कूल से वापस लौटते समय बगीचे के रास्ते ही आम और जामुन खाकर घर लौटने का सोचती है। स्कूल की छुट्टी होते ही आरती सीधा बगीचे पहुंच जाती है और बगीचे में साइकिल खड़ी करके देखती है तो उसे ज़मीन में चारों ओर आम और जामुन के गिरे हुए पत्तों के ऊपर पके आम और जामुन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बहुत से तो सड़ भी गए थे। बगीचे में पहुंचकर
आरती को थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वहाँ चारों ओर सन्नाटा था और बगीचे में उसे आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन आम और जामुन खाने का लालच उसके डर से बड़ा था। आरती जैसे ही ज़मीन में पड़े आम को उठाने के लिए उसकी ओर झुकती है, वैसे ही ऊपर से फांसी के फंदे में लटकी हुई एक औरत नीचे गिरती है, जिसे देखकर आरती के डर के मारे चीख निकल जाती है। फांसी के फंदे में झूली हुई वो औरत आरती के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। ये देखकर आरती वहाँ से साइकिल छोड़कर सीधा घर की ओर दौड़ लगा देती है। जब तक वो घर नहीं पहुँचती तब तक उसके पैर नहीं रुकते और घर पहुँचते ही वो बेहोश हो जाती है। जिस समय आरती घर पहुँचती है उस समय केवल उसकी दादी शांति ही घर पर थी और उसके मम्मी पापा बसंत और बिमला खेत पर काम कर रहे थे। उसकी दादी डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाती है, लेकिन जब वो होश में आती है तब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। शांति बार बार उसके डरने का कारण पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाती। जब बसंत और बिमला खेत से घर आते हैं तो आरती को इतना डरा हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशान वो तब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आरती की साइकिल उस बगीचे में खड़ी है जहाँ जाने से उसे मना किया गया था। जैसे ही बसंत को इस बात का पता चलता है, वो समझ जाता है कि हो ना हो आरती उस बगीचे में आम खाने के लालच में गई थी और वहीं से उसकी यह हालत हुई है, जिसके कारण वो तुरंत गांव के तांत्रिक रामलाल को उसकी झाड़ फूंक करने के लिए बुला लाता है। वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से आरती को ठीक करने का दावा करके उसे ताबीज़ बांधने को देता है, जिसके बाद आरती का डर खत्म हो जाता है और वो पहले की तरह ही बोलने लगती है और बात करने लगती है। जाते हुए वो तांत्रिक बसंत को बोलता है, तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई है। तुम इस बात का ध्यान देना कि उसके पास से मेरी दी हुई ताबीज़ कम से कम 7 दिनों तक दूर ना हो, और यदि ऐसा हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है। रामलाल की ये बात सुनकर बसंत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। रामलाल तांत्रिक के जाने के बाद बसंत आरती को उस बगीचे में जाने के लिए बहुत ज़्यादा डांटता है, क्योंकि वो जानता था कि आरती ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी रात आरती अपनी दादी के साथ लेटी हुई थी। उसकी दादी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में फांसी में लटकी हुई वो औरत ही घूम रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी उस बगीचे में है और वो औरत उसके सामने ही फांसी के फंदे में लट गई है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने उसके कान में कहा कि तुमने मुझे मरने से बचाया नहीं, तुमने मुझे मरने दिया, बचाने की कोशिश तक नहीं की, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सुनकर आरती अपनी दादी को जगाती है और उसने जो महसूस किया उस बगीचे में उसे सब कुछ बताती है। उसकी दादी उसे समझाते हुए कहती है, आरती बेटा तुम डरो मत, जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे पास है तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके सिर में हाथ फेरकर उसे सुला देती है। उसके बाद खुद भी सो जाती है। उस तांत्रिक द्वारा ताबीज़ दिए हुए 3 दिन बीत जाते हैं और आरती बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन चौथे दिन आरती जब नहा रही थी तब उसका ताबीज़ छूटकर गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। उस दिन भी उसके बसंत और विमला दोनों खेत में काम कर रहे थे और घर में केवल उसकी दादी ही थी। जैसे ही आरती के गले से ताबीज़ छूटकर गिरता है, वैसे ही घर के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और हवा का बहुत तेज़ झोंका घर के अंदर आता है। नहाने के बाद आरती एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। विमला की साड़ी पहनती है, चूड़ियाँ पहनती है, लिपस्टिक लगाती है और मांग में सिंदूर भी भरती है। पूरा श्रृंगार करने के बाद आरती मंगलसूत्र ढूंढती है। जब वो उसे नहीं मिलता तो गुस्से में चिल्लाती है, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? आरती की आवाज़ सुनकर शांतिबाई भागती हुई उसके पास जाती है और उसे दुल्हन की तरह सजा देख हैरान होकर उसे श्रृंगार करने का कारण पूछती है। कौन आरती? कहाँ है आरती? मैं कोई आरती वारती नहीं हूँ, मैं सुनीता हूँ। तू कौन होती है ये सब मुझसे पूछने वाली कि मैंने श्रृंगार क्यों किया है और मेरा मंगलसूत्र कहाँ छुपा दिया है तूने? जल्दी से लाकर मुझे दे, मुझे मिलने जाना है। आरती गुस्से में बोलती है। आरती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांतिबाई ये समझ जाती है कि ये शब्द भले ही आरती ने कहे हैं, लेकिन ऐसा कहलवाने वाली कोई और ही है। शांतिबाई तुरंत उसका गला देखती है तो उन्हें आरती के गले में ताबीज़ नहीं दिखता, तो वो तुरंत
पूरे घर में ताबीज़ ढूंढने लगती है। आखिरकार वो उसे बाथरूम में मिल जाता है, जिसे वो तुरंत आरती के गले में बांध देती है, जिसके बाद आरती पहले जैसी हो जाती है। शांतिबाई ये बात अपने बेटे बसंत को नहीं बताती। उसी रात शांतिबाई आरती के साथ सो रही थी। शांतिबाई गहरी नींद में थी और अचानक जाग कर बैठ जाती है। जब वो जागती है तो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे रो रहे हैं, जो उसके जागने के बाद चौंक जाते हैं। उसके बाद उसका बेटा बसंत कहता है, क्या अम्मा, तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारे मरने पर 2 बार रो लिए। उसकी ये बात सुनकर वो बोलती है, मैं तो गहरी नींद में एक सपना देख रही थी कि 2 आदमी आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ एक बगीचे में ले गए। वो बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूलों के पौधे थे और हर तरह के फलों के पेड़ भी लगे हुए थे, जिसमें फल भी लगे हुए थे। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो सभी पेड़ अलग अलग मौसम में फल देने वाले थे, लेकिन वो सभी एक साथ ही फलों से लदे हुए थे। उस बगीचे में बहुत सी औरतें मिट्टी के चूल्हे में एक बहुत बड़ा बर्तन रखकर खाना पका रही थी। वो सभी औरतें कोयले की तरह बिल्कुल काली थी। उन सभी ने काले कपड़े और काले रंग के गहने भी पहने हुए थे। उनमें से कुछ औरतें लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, कुछ औरतें सब्जियाँ काट रही थी और कुछ औरतें आग जलाने में लगी हुई थी। उस बगीचे में कोई बाउंड्री नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा गेट था जो काले रंग का ही था। उसके बाहर टेबल और कुर्सी लगाए। टेबल के ऊपर एक बहुत ऊंची किताब रखे एक काला मोटा आदमी बैठा हुआ था। मैं जैसे ही बगीचे के अंदर जाने के लिए उस गेट के पास पहुंची, उस काले आदमी ने मेरा नाम पूछा। जैसे ही मैंने उसे अपना नाम बताया, उसने तुरंत टेबल में रखी हुई वो मोटी किताब खोली और उसमें कुछ देखने लगा। किताब में देखने के बाद वो मुझसे कहता है कि अभी तुम इस बगीचे में नहीं आ सकती, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए ज़बरदस्ती बगीचे के अंदर घुसने की कोशिश की, तो वो चिल्लाकर बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अभी यहाँ आने का तुम्हारा समय नहीं हुआ। जब तुम्हारा समय आएगा तो मैं खुद तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। अभी तुम यहाँ से जाओ। उसके इतना बोलते ही वो सभी औरतें मुझे घूर घूर कर देखने लगी और मुझ पर पत्थर मारने लगी, जिसके बाद मेरी नींद खुल गई और तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया था। उसके अगले दिन आरती स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपना बैग तैयार किया और ड्रेस पहनी, लेकिन जैसे ही विमला ने उसे देखा तो उसने उसे स्कूल जाने से रोक लिया। अपनी मम्मी की इस बात से नाराज़ आरती ने गुस्से में अपना बैग फेंक दिया और बड़बड़ाने लगी कि जैसे बगीचे में उसने फांसी लगाई थी, वैसे ही मैं भी लगा लूँगी तो सबको शांति मिलेगी। ये सब बोलती हुई आरती अपने कमरे में चली गई और गुस्से में उसने अपना तावीज़ भी उतार कर फेंक दिया। इसके बाद उसकी माँ विमला भी खेत चली गई। बसंत पहले ही खेत में था। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन आरती अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। उसकी दादी उसे बार बार कमरे से बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन आरती हर बार मना कर देती है। जब आरती बाहर नहीं आती तो उसकी दादी भी घर के दूसरे काम करने लगती है, और जब उसकी मम्मी विमला खेत से आती है तो वो आरती के कमरे में जाती है तो आरती आंख बंद करके लेटी हुई होती है। उसे लगता है कि आरती सो रही है और वो कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाद आरती की दादी शांतिबाई विमला से बताती है कि आज आरती ने खाना नहीं खाया और कमरे से बाहर भी नहीं आई, जा उसे बुला ला। तब वो बताती है कि वो उसे उठाने गई थी, लेकिन वो सो रही है। इसके बाद अपनी सास के कहने पर विमला दोबारा आरती को उठाने जाती है और जैसे ही उसके माथे पर हाथ फेरती है तो उसे पता चलता है कि आरती को बहुत तेज़ बुखार है। तब तक बसंत भी खेत से घर आ चुका होता है। विमला उसे डॉक्टर के पास भेजती है। बसंत डॉक्टर को बुला लाता है, लेकिन आरती को इतना तेज़ बुखार था कि डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता था। ना तो वो उसे इंजेक्शन लगा सकता था और ना ही कोई टैबलेट दे सकता था, क्योंकि आरती बुखार के कारण बेसुध पड़ी थी। इसीलिए वो विमला से उसके सिर में तब तक पट्टी रखने को कहता है जब तक उसका बुखार ना उतर जाए, और वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के कहे अनुसार विमला आरती का सिर अपनी गोद में रखकर उसमें गीली पट्टी रखने लगती है। लगभग आधा घंटा हो जाता है गीली पट्टी रखते हुए, लेकिन आरती का बुखार नहीं उतरता। तभी विमला को आरती के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, माँ वो देखो, वो कैसे फांसी के फंदे में लटक रही है, कैसे तड़प रही है। उसके बाल खुले हैं और उसकी ज़ुबान भी बाहर आ गई है।
माँ उसे बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगी। मम्मी उसे बचाओ, उसे बचाओ। इतना कहकर आरती चीखती हुई उठकर बैठ जाती है। जैसे ही आरती उठकर बैठती है, उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, उसका जबड़ा भी टेढ़ा हो जाता है, ज़ुबान बाहर आ जाती है, उसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। डॉक्टर के जाने के बाद बसंत तुरंत ही उस तांत्रिक रामलाल को बुलाने चला गया था, जिससे उसने आरती के लिए ताबीज़ बनाया था। रामलाल आकर जैसे ही आरती की हालत देखता है तो समझ जाता है कि उसे लकवा नहीं मारा और ना ही उसे सामान्य बुखार है, बल्कि उसकी ऐसी हालत उसी बगीचे के चुड़ैल ने की है। वो ये भी समझ जाता है कि अब आरती का बचना बहुत ही मुश्किल है। वो ये बात बसंत को भी बताता है। जब वो बसंत को ये बात बता रहा था तब वहीं पर शांति बाई भी खड़ी थी। उसने रामलाल की बात को अपने उस बगीचे वाले सपने से जोड़ लिया। उसे लगता है कि वो सपना आरती के लिए ही था। ये सोच कर कि आरती अब नहीं बचेगी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोती हुई विमला उस तांत्रिक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि अब आरती नहीं बचेगी। तब वो तांत्रिक बताता है कि मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं उस चुड़ैल के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने इसी तरह अब तक 6 कुंवारी कन्याओं को मारा है। वो आरती को भी मार देगी। तुम उसे नहीं बचा सकते। मैं तुमसे भी बड़ा तांत्रिक को बुलाकर लाऊंगा और आरती को बचाऊंगा। बसंत गुस्से में बोलता है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा तांत्रिक उसे बचा सकता है तो ज़रूर बुलाकर लाओ, लेकिन जिस भी तांत्रिक को तुम बुलाना उसे ये ज़रूर बता देना कि जिस चुड़ैल ने तुम्हारी बेटी को जकड़ा है वो चुड़ैल भी एक तांत्रिक थी, जिसके पास सभी तंत्र मंत्र के तोड़ हैं। उसे वश में करना किसी भी तांत्रिक के बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। बसंत गांव के सभी बड़े बुजुर्गों के पास जाता है ताकि वो किसी ऐसे तांत्रिक के बारे में पता कर सके जो उसकी बेटी को ठीक कर दे। इस बीच आरती की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और उसके बारे में सोच सोच कर उसकी दादी शांति बाई भी बीमार पड़ गई थी। तांत्रिक की खोज करते हुए बसंत को उस चुड़ैल के बारे में एक ऐसी बात पता चली थी जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी उम्मीद लगभग ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन उसे उस तांत्रिक के बारे में भी पता चल गया था जिसे वो ढूंढ रहा था और वो उसी रात उसे लेने चला जाता है। जिस रात बसंत दूसरे तांत्रिक को लेने गया था उसी रात बिमला, आरती और शांति हॉल में एक साथ बैठे हुए थे। तभी बिमला को ऐसा लगा जैसे, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा मानो किसी ने शीशा ज़मीन पर पटक दिया हो और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हो। इस एहसास के बाद विमला बिल्कुल सहम गई, क्योंकि आरती पहले से ही चुड़ैल के चंगुल में थी। उसकी सास की भी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका पति बसंत भी बाहर था। उसने आरती के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की, वो वहीं बैठी रही। इस एहसास के बाद विमला बिल्कुल सहम गई थी। उसके बाद विमला को ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके पास आकर बैठ गया हो और उसके कान में कह रहा हो, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे आरती को ले जाने से नहीं रोक पाएगी। यह आवाज़ सुनकर विमला कहती है, तू कौन है और मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? विमला का इतना कहना था कि आरती अचानक से खड़ी होती है और खड़े खड़े ही गिर जाती है, जिससे उसके सिर में चोट लगती है और खून बहने लगता है। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी को इस तरह चोट खाता देख विमला कहती है, तू जो कोई भी है, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे, उसे माफ़ कर दे, उसकी जगह मुझे ले जा। इसके बाद हॉल में लगा कांच टूटकर बिखर जाता है और फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद बसंत जिस तांत्रिक को लेने गया था उसे लेकर आ जाता है। वो तांत्रिक जैसे ही घर में घुसता है वो समझ जाता है कि घर में कोई बहुत भयंकर चुड़ैल का साया है। वो तुरंत आरती का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद आरती आंखें खोलती है और खाने को मांगती है। बिमला उसे खाना लाकर देती है, जिसे आरती जल्दी जल्दी खाती है और चारों ओर बिखेर भी देती है। ये देखकर तांत्रिक बसंत को बताता है कि ये खाना आपकी बेटी नहीं बल्कि वो चुड़ैल खा रही है। उसके बाद वो तांत्रिक बसंत से अगले दिन बकरे की कलेजी, काला मुर्गा, लाल साड़ी और दुल्हन का श्रृंगार जैसी 16 तरह की सामग्रियाँ लाने को कहता है।
ताकि वो आरती के ऊपर से उस चुड़ैल का साया दूर करने का तांत्रिक प्रक्रिया पूरी कर सके। बसंत अगले दिन उस तांत्रिक के कहे अनुसार उसे सारी सामग्रियां लाकर दे देता है। किसी भी तांत्रिक क्रिया को करने का सबसे सही समय होता है रात का समय, लेकिन वो तांत्रिक जानता था कि आरती के ऊपर चुड़ैल पूरी तरह हावी हो चुकी है। अगर उसे जल्द से जल्द दूर न किया गया तो फिर आरती को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो दिन में ही आरती को बचाने के लिए तंत्र क्रिया करने लगती है। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता वैसे वैसे आरती ज़ोर से हंसती या फिर चिल्लाने लगती या फिर रोने लगती। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर बसंत और विमला उसकी हालत देख नहीं पा रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद वो तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया पूरी करके आरती को ठीक करने का दावा करता है और बसंत से ये कहकर कि अब आरती को कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलने देना और बगीचे के पास तो बिल्कुल भी मत जाने देना, वहाँ से चला जाता है। उस तांत्रिक के जाने के बाद आरती के ऊपर से उस चुड़ैल का साया दूर हो जाता है। ये सोचकर उस रात बसंत, विमला और शांतिबाई चैन की नींद सोते हैं, लेकिन सुबह होते ही उनका सुकून फिर से उसी दर्द में बदल जाता है, क्योंकि आरती की हालत फिर से पहले जैसी हो गई थी। इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ पैर मरोड़ दिया हो और उसका जबड़ा तोड़ दिया हो। अब तो बसंत और विमला ने मान लिया था कि आरती अब नहीं बचेगी। इसी बीच शांतिबाई की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब बसंत के सामने बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि वो आरती पर ध्यान दे या अपनी माँ पर। उसने डॉक्टर को बुलाया और अपनी माँ का इलाज करवाया, लेकिन आरती की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब वो करता भी तो क्या करता। अब वो आरती के बगल में बैठा आरती के दम तोड़ने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आरती हिचकियाँ ले रही थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान बीमार है और उसे हिचकियाँ आने लगी हैं तो फिर उसकी मौत तय है। बसंत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी दरवाजे पर एक आदमी आकर कहता है, आज शाम को बजरंगबली के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ है, आप भी आना। ये सुनकर जैसे बसंत की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे आशा की किरण दिखाई देने लगती है। वो तुरंत आरती को अपनी गोद में उठाता है और बजरंगबली के उसी मंदिर में जहाँ सुंदरकांड होने वाला था ले जाकर मंदिर के बाहर ये विनती करके कि हे बजरंगबली, अब मेरी बच्ची आपके हवाले है। अब चाहो तो इसे बचा लो या चाहो तो इसे ऐसे ही मरने दो, छोड़ आता है। शाम होते ही बसंत फिर से मंदिर जाता है तो देखता है कि आरती दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बैठी है। ये देखकर बसंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने दम तोड़ दिया है। बजरंगबली की शरण में जाकर आरती की जान तो बच गई, लेकिन वो 6 लड़कियाँ जिनकी जान उस चुड़ैल ने ली थी उसके जितनी खुशकिस्मत नहीं थी। ये कहानी सुनने के बाद आप सबके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि आखिर वो चुड़ैल कुंवारी लड़कियों को ही क्यों मार रही थी। वो कितनी और लड़कियों की जान लेगी। ऐसी कौन सी बात थी जिसे जानने के बाद बसंत बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और शांतिबाई की मौत कैसे हुई? क्या उसे उसी चुड़ैल ने मार दिया था या फिर उसने जो सपना देखा था उससे उसकी मौत का कुछ लेना देना था? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। तो अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें, जिसे बहुत जल्दी लेकर आऊँगी मैं आप सभी के लिए, लगभग 1 या 2 दिन में। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में इसी कहानी के दूसरे पार्ट के साथ। जय बजरंगबली।